नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे प्रत्याशी। 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 89 सीटों पर होगी वोटिंग। आज बालोद में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। डोंडी लोहारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। नितिन नबीन बनाए गए लोकसभा चुनाव प्रभारी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन जारी। 24 घंटे से कांग्रेस भवन के सामने दे रहे हैं धरना। देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले खबर बिलासपुर की, जहां पर कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे से आमरण अनशन पर कौशिक बैठे हुए हैं। कांग्रेस भवन के सामने उनका ये आमरण अनशन जारी है। कौशिक से कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मुलाकात भी की है। वहीं नाराज कौशिक को मनाने की कोशिश हालांकि नाकाम रही। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते यहां पर जगदीश कौशिक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन की उन्होंने चेतावनी दी है। वहीं लोकसभा चुनाव में खुद को उम्मीदवार बनाने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन जब लिस्ट आई तो लिस्ट में बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, जिसके बाद से ही यहां पर विरोध नजर आ रहा था। और अब देखिए किस तरह से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी गई है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पहले राजनांदगांव, फिर बस्तर, उसके बाद सरगुजा और अब बिलासपुर, कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में चुनौतियां बढ़ी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में चुनौतियां बढ़ गई हैं और ये चुनौतियां उनके घर के भीतर से ही उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर ही स्थिति जो है, कार्यकर्ता नाराज हैं, भारी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम जगहों पे इस तरह के विरोध के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें जिस तरह से देवेंद्र यादव को यहाँ से बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है जगदीश कौशिक, जो इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कांग्रेस भवन के सामने उन्होंने यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया है और अब 24 घंटे का समय बीत गया है। वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं हाईकमान से कि आखिर हाईकमान बताए उन्हें कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, और तमाम सवालों को लेकर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ न्याय करे। और जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे, वो अनशन पर बैठे रहेंगे। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। ये जरूर है कि कल भी दिन भर पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, वो मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जगदीश कौशिक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। देर रात भी वो यहाँ पर अनशन पर डटे रहे। रात भर वो कांग्रेस भवन के बाहर ही अनशन पर रहे। ये जरूर था कि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित तमाम जो पदाधिकारी है वो इनको देर रात मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जब राजनांदगांव सीट पर विरोध प्रदर्शन किया गया तो वहां पर तो निष्कासन की कार्रवाई भी हुई है और इसके साथ ही कई और सीटों में जब विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी ये साफ कर दिया है कि आला कमान का ये आदेश है, आला कमान का ये फैसला है और जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो पदाधिकारी नेता पहुंच रहे हैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने तमाम मापदंडों को देखते हुए, जिताऊ प्रत्याशी को देखते हुए ये निर्णय लिया है, प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में पार्टी लाइन से हटकर अगर आप चलते हैं तो ये अनुशासन की कार्रवाई में आएगा। अनुशासन तोड़ने पर फिर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर भी कल तमाम नेताओं ने उनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद जगदीश कौशिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वो जब ये मांग कर रहे हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है वो आमरण अनशन जारी रखेंगे। हालांकि आज यहाँ पर देवेंद्र यादव भी आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि देवेंद्र यादव भी हो सकता है अनशन स्थल पर पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले तमाम जो नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जो उनकी मनाने की कोशिशें रही हैं वो नाकाम रही हैं। ये जरूर है कि पार्टी आगे इस पर निर्णय ले सकती, हो सकता है इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, क्योंकि पार्टी अनुशासन का डंडा चला सकती है। पार्टी लगातार ये अपील भी कर रही है, पार्टी ये लगातार निर्देश भी दे रही है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह से खुलकर विरोध न करे। पार्टी फोरम
फोरम में अपनी बात रखे। लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब गर्माता जा रहा है। विपक्ष भी इस पूरे मामले को कहें तो भाजपा भी इसको हाथों हाथ ले रही है और भाजपा ने भी कल इस पर बयान जारी किया था और भाजपा ने भी ये कहा था कि पार्टी कांग्रेस के भीतर ही स्थिति ठीक नहीं है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है आपस में वो निश्चित तौर पर जितेंद्र, अगर अंतर्कलह इस तरह से बाहर आएगी तो उस पर सियासत होना भी लाजमी है और इसके पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कांग्रेस में कि पार्टी फोरम में बात रखी जाए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात पर तामील करते नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा में करारी हार और अब लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चैलेंज यहां पर साबित होता हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे जितेंद्र। इन सबके बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 26 अप्रैल को पूरे देश में 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में वोटिंग नामांकन के बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की भी 3 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद सीट शामिल है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की भी 7 सीटों पर वोटिंग होनी, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो के भी लिए भी नामांकन होगा। वहीं सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। कल ही पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी और आज से दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 8 अप्रैल तक नाम वापसी की जा सकेगी। वहीं पूरे देश में एक साथ हर चरण के चुनाव के बाद यानी कि मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी और रिजल्ट्स सामने होंगे। तो पहले चरण के चुनाव के लिए बस्तर इकलौती सीट जहां छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और बस्तर लोकसभा के लिए कल नामांकन के अंतिम दिन 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 12 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि सभी 18 नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि 30 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 30 मार्च नाम वापसी की अंतिम तारीख है। बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। पहले चरण के चुनाव पूरे देश में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने हैं, जिसमें एक सीट छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी है। बीजेपी से जहां महेश कश्यप ने पर्चा भरा है तो वहीं कांग्रेस से कवासी लखमा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही बस्तर सीट के लिए हमर राज पार्टी से नरेंद्र बुर्का, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से कंवल सिंह बघेल, बहुजन समाज पार्टी से आयतू राम मंडावी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो कई और प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि कुल 18 नामांकन बस्तर सीट से दाखिल हुए हैं। कवासी लखमा ने कांग्रेस से अपना पर्चा भरा है तो वहीं हमर राज पार्टी से नरेंद्र बुर्का ने भी अपना नामांकन कल अंतिम दिन दाखिल किया। इसी तरह से राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से कंवल सिंह बघेल ने भी अपना पर्चा भरा है। बस्तर से कुल 18 नामांकन दाखिल किए गए हैं पहले चरण के चुनाव के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले फेज के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। साथ ही यहां पर दिग्गज भी शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन में प्रदेश सह प्रभारी जो अब प्रभारी बन चुके हैं नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ 5 समर्थकों के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने। बीजेपी के नामांकन रैली और जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है, जबकि बीजेपी तेंदुपत्ता, महतारी वंदन और पीएम आवास जैसी योजनाओं पर तुरंत काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से काम करने और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने की अपील भी की। लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 7-8 बड़े बड़े जो वादे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है। हम बस्तर के विकास का जिम्मा लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे।
तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जगदलपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अगर बात करें आज के कार्यक्रमों की, तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बालोद दौरा है, जब वो जनसभा करेंगे, चुनावी प्रचार को संबोधित करेंगे। बालोद जिले में डोंडी लोहारा में आज जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे रायपुर से डोंडी लोहारा के लिए वो रवाना होने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद आज शाम 4 बजे ही वो डोंडी लोहारा से वापस रायपुर लौट आएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। कल भी वो कई जिलों के दौरे पर थे और आज वो बालोद के दौरे पर रहने वाले हैं। बालोद के डोंडी लोहारा में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कल जगदलपुर में वो नामांकन रैली में शामिल हुए। उसके बाद आपको बता दें कि आज बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। डोंडी लोहारा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार करेंगे। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इसमें नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले वो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और अब उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से बता दें कि आपको कि बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ के पहले से ही प्रदेश सह प्रभारी रहे हैं और अब ओम माथुर की जगह उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर थे, जिन्हें रिप्लेस किया गया है। नितिन नवीन, जो कि छत्तीसगढ़ में पहले ही सह प्रभारी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्हें अब प्रभारी बनाया गया है, यानी कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। और अब नितिन नवीन पर लोकसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया है। बिहार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे। तो लोकसभा चुनाव में प्रभारियों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल। छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन, जो कि पहले से प्रभारी की भूमिका में थे, उन्हें अब प्रभारी नियुक्त किया गया। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों पर हुए एफआईआर के मामले में बयानबाजी तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार व्यक्तिगत रंजिश रखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बयान भी दिया है। इधर एफआईआर मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शराब, कोयला या रेत खदान का मामला हो, हर मामला काजल की कोठरी जैसा हो गया है। उन्हें साफ सुथरा आदमी कहां मिलेगा, वे कहां से लाएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यक्तिगत रंजिश और द्वेषपूर्ण काम करती है। हमारी पार्टी जो है सब लोगों को लेके चलती है और सब लोगों का काम करती है। शराब का मामला कह लें, चाहे आप कोयले का मामला कह लें, चाहे आप रेत खदानों का मामला कह लें, चाहे बहुत सारे परिवहनों का और आदि विषयों को ले लें, ये काजल की कोठरी जैसे हो गई। भैया कैसे मैंने साफ सुथरे लोग लाएंगे कैसे? मैं तो ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। खबर अंबिकापुर से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। दुष्कर्म का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। युवती को शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। युवती के गर्भवती होने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई और अब लुंड्रा पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो अंबिकापुर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने उसे शादी से इनकार कर दिया और उसके पहले शादी का झांसा देकर वो लगातार युवती का शोषण कर रहा था। युवती के गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार किया युवक ने, जिसके बाद उसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। फिलहाल लुंड्रा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर बिलासपुर लगातार शर्मसार होता जा रहा है। बिलासपुर में एक और गैंगरेप की घटना हुई है, जिसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिग का किडनैप कर घटना को अंजाम दिया था। 26 मार्च को एक घटना हुई थी। आरोपियों पर अपहरण पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कोतवाली पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। रेप के आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 26 मार्च को एक घटना हुई थी, जब एक नाबालिग को उसके एक पूर्व परिचित ने मिलकर अपने 2 दोस्तों के साथ उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। किडनैप करने के बाद रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस को यहां पर सफलता मिली है कि 2 दिन के अंदर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर कर ली है। लेकिन बड़ी बात यह कि लगातार होती रेप की घटनाओं से बिलासपुर लगातार शर्मसार होता जा रहा है।
खबर अंबिकापुर से, जहां पर पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल शराब के नशे में गर्भवती पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम पति ने दिया था। कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मैनपाट के ललिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर विवाद के बाद गर्भवती पत्नी पर पति ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में इस घटना को पति ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पत्नी के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त पत्नी गर्भवती थी और गर्भवती पत्नी की हत्या एक पति ने ही करी है। नशे की हालत में गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अब पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। खबर बिलासपुर से, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि चरित्र शंका पर कुल्हाड़ी मारकर घटना को अंजाम दिया गया था। 25 मार्च की घटना है। 25 मार्च को आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था, जब अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। सरकंडा थाने के चिंगराज पारा का यह मामला है। तो बिलासपुर के चिंगराज पारा में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। चरित्र शंका पर विवाद था। चरित्र शंका के आधार पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। कुल्हाड़ी से वार कर जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ने सफलता पाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में 2 स्टॉल में अचानक भीषण आग लग गई। देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 स्टॉल्स में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ये तस्वीर आप देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 7 में 2 स्टॉलों में अचानक भीषण आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 में स्थित देवभोग मिल्क पार्लर और चाय स्टॉल में आग लगी। आग लगने से दोनों स्टॉल जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। हालांकि अब तक आग लगने का कारण अज्ञात है। आरपीएफ थाना इलाके का मामला। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि स्टेशन में हर तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। ऐसे में अगर किसी शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन स्टॉल में आग लगने से स्टेशन में हड़कंप मच गया। अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आग की लपटें नजर आई, जिसके बाद आनन फानन में यहाँ पर आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 में देवभोग मिल्क पार्लर और बगल में ही संचालित किया जाने वाले चाय स्टॉल में यह आग लगी थी। आग लगने से दोनों ही स्टॉल जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। रायपुर के एमएमआई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नए अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र गोयल को चुना गया है। एमएमआई हॉस्पिटल की एजीएम बैठक में सर्वसम्मति से वीरेंद्र गोयल अध्यक्ष बनाए गए। अस्पताल के सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद वीरेंद्र गोयल ने कहा कि सभी पदाधिकारियों ने उन पर विश्वास जताया, सभी का मार्गदर्शन भी उन्हें मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एमएमआई हमेशा ही नई ऊंचाइयों को छुएगा। हमारी कोशिश होगी कि समाज के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश गोयल ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। अब सभी को एक कर्मठ व्यक्ति की तलाश थी। वीरेंद्र गोयल सभी लोगों की पसंद रहे हैं, जिन्हें सर्वसम्मति से एमएमआई अस्पताल का नया अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से मेरे नाम का चयन हुआ है। मेरे नाम के चयन में हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे सचिव और बाकी सारे पदाधिकारियों ने एक विश्वास जताया है। एंड साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। मुझे एक कर्मठ व्यक्ति की तलाश भी थी और सभी लोग चाहते थे, तो वीरेंद्र गोयल को, जो कि सभी लोगों की पसंद था, सब ने उसको अध्यक्ष बनाने के लिए अनुमति दी और सर्वसम्मति से उसको अध्यक्ष बनाया गया और सब लोगों ने उनको बधाई दी।